आज की हमारी इस विषय पे दूसरी कक्षा। और कल हम लोगों ने बात की थी योग चिकित्सा के अर्थ, परिभाषा, अनुशासन इत्यादि के विषय में थोड़ी सी बातें पिछले संदर्भ को लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। योग चिकित्सा क्या है? योग चिकित्सा, जैसा कि आपको ही विदित है, योग, दीप्ति जी को हरिओम। कहाँ हैं आप आजकल? इंडिया में ही हैं शायद, जैसा मुझे ज्ञात है। तो उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, कुशल, कोरोना से बिल्कुल अप्रभावित होंगे। अपना ख्याल रखिए। मैं अभी अपने सेकेंड ईयर के बच्चों की क्लास ले रहा हूँ। आपसे दोबारा कभी विस्तार से बात करूँगा। हाँ, तो बच्चों में कह रहा था योग चिकित्सा क्या है। योगा थेरेपी इज द use of yogic practices to deal with the disorders and diseases। अब ये एक और सवाल आ जाएगा कि डिसऑर्डर्स क्या हैं, डिजीज क्या हैं। इस पे अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, इस पे आगे कभी और क्लासेस में ले लेंगे। फिलहाल इतनी सी बात है कि योगा थेरेपी इज द सिस्टमैटिक प्रैक्टिस ऑफ द यूज ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस टू डील विथ डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स। फिर इसमें दो बात और जुड़ जाएगी। क्या? सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के अलावा योगा थेरेपी इज नॉट ए ग्रुप क्लास। योगा थेरेपी इज नॉट अ कॉमन ग्रुप क्लास, बट इट्स अ इंडिविजुअल केयर। दो बातें हमें इसमें और करनी थी, जो कल भी कर दी थी हमने। योगा थेरेपी इज द यूज ऑफ yogic practices in a systematic way to deal with common disorders and diseases, as well as the thing is it's a holistic approach. Yoga therapy is a holistic approach for the prevention, promotion of health and cure of the diseases। तो दो परिभाषा आपको हमने संक्षेप में बताई। आप हमारा रेफरेंस देकर के कहीं भी जब आपको एग्जाम वगैरह में लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं। पहला, योगा थेरेपी इज द सिस्टमेटिक प्रैक्टिसेस ऑफ योगा टू डील विद द डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स। दूसरी, योगा थेरेपी इज अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ फॉर द प्रिवेंशन, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड क्योर ऑफ द डिसऑर्डर्स। इसके अलावा दो चीजें इसमें और आप जोड़ सकते हैं। एक बात तो ये कि योग चिकित्सा एक समग्र रूप में डिजीजेस के ऊपर प्रहार करता है। योग चिकित्सा हमारे न केवल रोगों से लड़ता है, बल्कि हमें स्वस्थ रखता है तथा हमारे स्वास्थ्य को संबल प्रदान करता है। अब तीसरी बात इसमें हम और जोड़ना चाहेंगे कि योग चिकित्सा अपने आप में केवल योगाभ्यासों तक सीमित नहीं है। योग चिकित्सा के अंतर्गत जीवनचर्या और खान पान का, डाइट का और हमारे लाइफस्टाइल का समग्र स्वरूप है। जब तक कि हम अपने लाइफस्टाइल और डाइट में मॉडरेशन नहीं करते हैं, उसमें कोई एक सकारात्मक परिवर्तन नहीं लाते हैं, तब तक योग चिकित्सा कंप्लीट योगा थेरेपी नहीं है। अब जो
बार बार मैं इस शब्द को दोहरा रहा हूं, सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। सिस्टमेटिक प्रैक्टिस से मतलब है होलिस्टिक और स्टेप वाइज। योग खास करके हठयोगिक अभ्यासों में सटकर्म का पहला स्थान है। तो जब योगा थेरेपी कराएं तो सटकर्म पहले कराएंगे, आसन उसके बाद, प्राणायाम उसके बाद, और धारणा ध्यान के अभ्यास उसके बाद। फिर केवल हठयोगिक अभ्यासों तक योग चिकित्सा सीमित नहीं रहेगी। योग चिकित्सा का जो अप्रोच है वो मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक इन पहलुओं को भी लेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज्ञान योग, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भक्ति योग, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए कर्मयोग, इन सब का मिला जुला स्वरूप योग चिकित्सा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा, और तब वो हमारे समग्र स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध करेगा। अब इससे थोड़ा ऊपर उठ के हमने अपनी बात करनी है, योग चिकित्सा के सिद्धांत की बात करनी है। योग चिकित्सा का सिद्धांत किन किन विषयों पर निर्भर करता है? आप लोग चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, और यदि आपकी मेमोरी अच्छी है तो इसे याद रखने का प्रयास करिए। सबसे पहला है पंचकोश का सिद्धांत। आप सबको विदित है हमारा शरीर पंचकोशों से निर्मित है, यानी हमारे शरीर के इस स्थूल के अलावा 4 और आवरण हैं, 4 और आयाम हैं। योग चिकित्सा का जो सिद्धांत है वो पहला सिद्धांत पंचकोशों का सिद्धांत, यानी योग चिकित्सा उन 5 कोशों की चिकित्सा करती है। जैसा कि आपको विदित है कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोश बतलाए गए हैं, और ये सब एक दूसरे पर आधारित हैं। जब हम बीमार होते हैं तो उसकी वजह कोई हमारा ये स्थूल शरीर अकेला नहीं होता। बीमार होने की वजह स्थूल के साथ साथ जो अन्नमय कोश के अलावा जो बाकी 4 कोश हैं, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय इत्यादि, वो सभी भी दूषित हैं, और तभी हमारा अन्नमय कोश, तभी हमारा स्थूल शरीर अस्वस्थ होता है। तो जब भी हम योग चिकित्सा को अपनाना चाहें, या कहिए कि जब आप किसी की योग चिकित्सा करने जाएं, क्योंकि अब आप योग के एक्सपर्ट होने जा रहे हैं, 4था सेमेस्टर आपका बीत रहा है, इस सेमेस्टर को पूरा करते ही आप योगाचार्य हो जाएंगे, योगा थेरेपिस्ट के रूप में अपने आप को स्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि योग थेरेपी करने वक्त एक व्यक्ति के उस 5 आयामों को ध्यान में रखना है। अन्नमय शरीर, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, आप उनके 5 आयामों को थोड़ा बारीकी से समझिए। अन्नमय कोश के अंतर्गत हमारा स्थूल शरीर आता है, प्राणमय कोश के अंतर्गत हमारा प्राणमय कोश आता है, जिसमें हमारी प्राणिक एनर्जी, आपने देखा होगा आजकल तो कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो हमारे प्राणों को मेजर करते हैं। आपने प्राणिक हीलिंग की किताब देखी होगी, तो उसमें आपने हमारा जो जैसे बड़े बड़े ऋषियों का, देवी देवताओं की तस्वीर आपने देखी होगी, तो उनके इस चारों तरफ आभा मंडल होता है, ऑरा होता है, और वो ऑरा क्या है? वो उनका प्राण है। तो वो प्राण उनका ज्यादा होने की वजह से परिलक्षित होता है। हर व्यक्ति के अंदर अपना एक प्राण होता है और उसकी ऊर्जा होती है, और ऐसा कहा जाता है कि हमसे लगभग 6 इंच की दूरी तक ये प्राण हमारा फैला होता है। और जो ज्यादा प्राणवान होते हैं उनका प्राण या ऊर्जा क्षेत्र थोड़ा ज्यादा होता है, जो थोड़े प्राणहीन होते हैं उनका ऊर्जा क्षेत्र थोड़ी कम होती है। पर हर के अंदर वो प्राणमय कोश है, हर का एक अपना प्राण का क्षेत्र है। और आप देखते हैं कि जो बीमार लोग होते हैं उसको कहा जाता है ये प्राणहीन दिख रहा है। वही प्राण जिसको कि आप इस शब्दों से समझ सकते हैं, जो जिनकी प्राणिक स्तर, जिनका प्राणिक लेवल थोड़ा कम है, उनका एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन रहता है। ऐसे लेस प्राणिक एनर्जी के लोगों को बीमार होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। फिर अन्नमय के बाद प्राणमय, और प्राणमय के बाद मनोमय।
अब आप कहेंगे मनोमय कोष में क्या आता है? मनोमय कोष में हमारे विचार आते हैं, हमारे ऊर्जा का वो क्षेत्र जिससे कि हम अपने आत्मबल को बनाते हैं, मनोमय कोष के अंतर्गत आता है। जैसे साइकोलॉजी भी कहती है कि आत्मिक ज्यादातर जो डिजीज हैं वो क्या है? साइकोसोमेटिक हैं। पहले हमारे मन पे प्रभाव डालते हैं, फिर हम शरीर से अस्वस्थ होते हैं। तो जब व्यक्ति बीमार हो रहा है तो उसका निश्चित रूप से मनोमय कोष कमजोर रहा होगा, दूषित रहा होगा, इसकी वजह से वो बीमार पड़ रहा है। इसलिए उस व्यक्ति के मनोमय कोष की भी चिकित्सा की जानी चाहिए। चौथा कोष है हमारा विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष हमारा वो हिस्सा है जिसमें विवेक वास करता है, इंटेलेक्ट। और ये जब दूषित होता है तभी हमारा मन दूषित होता है। जब हमारा विवेक घटता है तभी हमारे विचार हल्के होते हैं, दूषित होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को विवेकी होना, या कहिए कि हमारे अपने विवेक को, हमारी बुद्धि को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। विज्ञानमय कोष को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। और उससे भी ऊपर हमारा आनंदमय कोष। आनंदमय कोष वो है जो हमारे ब्लिस को एक्सप्लेन करता है। जैसे छोटा बच्चा, आप देखेंगे कि वो कभी भी दुखी नहीं होता, कभी परेशान हुआ तो रो लेगा सीधा सीधा, लेकिन वो उसका जो आनंद में ऑलवेज हंसता मुस्कुराता रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर वो उसका विवेक कमजोर होता है। सबसे पहले उसके अंदर विचारों का प्रवाह आता है, और वो विचार जब वो झूठ बोलना शुरू करता है, फिर वो उसके अंदर की वो जो क्यूटनेस है वो कम होने लगती है। वो जो आनंदमय कोष है, वो जो हमारा ब्लिस है, वो सबसे पहले प्रभावित होता है। तो हमें जब योग चिकित्सा करनी हो तो हमें पहले उस आनंद को ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्ति किस तरीके से आनंदित महसूस करे। जब भी आप योगाभ्यास करते हैं, पूरा पैकेज, जब आप आसन प्राणायाम ध्यान वगैरह कर लेते हैं, तो जो एक आपकी मानसिक स्थिति होती है, जो ब्लिसफुल कंडीशन होती है, जब आपके अंदर विचार नहीं होते, जब आप अपने आप को हल्का आनंदित महसूस करते हैं, वह आनंद की स्थिति उससे थोड़ा और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इन पांचों आयामों को, शरीर के इन पांचों हिस्सों को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। योग चिकित्सा का ये पहला सिद्धांत, पंचकोश का सिद्धांत, यह कहता है कि जब आप किसी व्यक्ति की योग चिकित्सा करने जाएं तो इन पांचों कोषों की चिकित्सा करें, पांचों आयामों पर ध्यान दें। आनंदमय कोष के लिए कुछ अलग अभ्यास बताएंगे, विज्ञानमय कोष के लिए कुछ अलग अभ्यास बताएंगे, मनोमय के लिए कुछ अलग, प्राणमय के लिए कुछ अलग, अन्नमय के लिए अलग। और जब इस होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के आप चलेंगे, जब इन पांचों कोषों की आप सुरक्षा और या कहिए कि स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो आपका योगिक प्रैक्टिस, आपका योगा पैकेज ज्यादा इफेक्टिव होगा, और दैट विल बी अ कंप्लीट योगा थेरेपी। ये पहला सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत है षट चक्रों का, या कहिए सप्त चक्रों का। सप्त चक्रों में से सातवां चक्र जो सहस्रार है वो तो शरीर से बाहर है, तो बाकी जो 6 चक्र हैं वो हमारे शरीर के भीतर हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। इन 6 चक्रों पर आधारित हमारा सूक्ष्म शरीर है। और योग चिकित्सा का सिद्धांत ये कहता है कि ये सभी के सभी चक्र, स्वामी सत्यानंद जी की भी पुस्तक आप कुंडलिनी योग पढ़िएगा, उसमें बार बार उन्होंने कहा कि ये जो चक्र हैं ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को गवर्न करते हैं। जैसे मूलाधार चक्र है, इसका लोकेशन आपको पता है, पेरिन्डियल रीजन में, पेल्विक फ्लोर से थोड़ा सा ½ इंच ऊपर। तो वो उस आसपास के सारे यूरोजेनिटल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। यदि मूलाधार चक्र में कोई समस्या आ गई, या कहिए कि मूलाधार चक्र की ऊर्जा में क्षय हो गया, मूलाधार चक्र थोड़ा कमजोर पड़ गया, तो आपके यूरोजेनिटल ऑर्गन्स में डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसी तरह से दूसरा हमारा चक्र है स्वादिष्ठान। तो स्वादिष्ठान चक्र जो है वो
वो हमारे उससे ऊपर के जो ऑर्गन्स हैं उसको गवर्न करता है। मणिपुर चक्र है वो नेवल रीजन में जो ऑर्गन्स हैं, किडनी है, पेनक्रियाज है, उनको गवर्न करता है। अनाहत चक्र जो है वो लंग्स को, हार्ट को, इन सब चीजों को, आसपास के ऑर्गन्स को गवर्न करता है। विशुद्धि चक्र है वो हमारे थ्रोट रिलेटेड डिसऑर्डर्स को, हमारे थायराइड को, पैराथायराइड को, इनको गवर्न करता है। आज्ञा चक्र है वो हमारे ब्रेन को और जितने हमारे खास करके जो पिट्यूटरी इत्यादि ग्लैंड्स हैं उनको गवर्न करता है। यानी कहने का मतलब कि आज्ञा चक्र यदि कमजोर पड़ेगा तो वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड या पिट्यूटरी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को जन्म देगा। तो जब हम व्यक्ति को स्कैन करें, जब पेशेंट्स के साथ डील करें, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका कौन सा चक्र कमजोर है, इस व्यक्ति में जो बीमारी है वो किस चक्र की वजह से है, और उस चक्र को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो दूसरा सिद्धांत है, षट चक्रों का सिद्धांत, वो यह बतलाता है कि हम अपने पेशेंट को डील करने वक्त उनके चक्रों को ध्यान में रखते हुए और तब डील करें। यानी ये भी अप्रोच हमारा लगभग उसी तरह से होगा जैसे पंचकोश के सिद्धांत। जब भी हम योगाभ्यास का चयन करें तो उस पर्टिकुलर चक्र को ध्यान में रख करके अभ्यास करें। जैसे आप उदाहरण के लिए कि यदि आज्ञा चक्र से संबंधित कोई दोष है तो कौन कौन सा अभ्यास करेंगे? सटकर्मों में जल नीति का प्रयोग करेंगे, त्राटक का प्रयोग करेंगे। आसन में हम वहां पे शीर्षासन का और नटराज आसन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मुद्रा बंद में सांभवी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से जब पूरा का पूरा अप्रोच हम लेकर के चलते हैं एक चक्र को एक्टिवेट करने का, तो वो हमें ज्यादा प्रभावशाली परिणाम देता है। तो ये षट चक्रों का जो सिद्धांत है वो ये योग चिकित्सा का दूसरा सिद्धांत षट चक्रों पर आधारित है, और यह कहता है कि पेशेंट्स के उन चक्रों को ध्यान में रखते हुए योग चिकित्सा दी जानी चाहिए। अब तीसरा सिद्धांत है वो है हमारे 5 जो तत्व हैं शरीर में, पंच तत्व का सिद्धांत। पंच महाभूत और पंच तत्व, जैसे आपने सांख्य दर्शन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप जानते हैं जैसे कि हमारा शरीर क्या है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। प्राकृतिक चिकित्सा में भी बताया जाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी किस रूप में है? पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में मांसपेशियों के रूप में है। जल तत्व किस रूप में है? रस और रक्त के रूप में है। अग्नि तत्व किस रूप में है? जठराग्नि के रूप में है, और बाकी जो 13 अग्नियां हैं उनके रूप में है। वायु तत्व किस रूप में है? वायु तत्व प्राण के रूप में है। प्राण जो हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते रहते हैं, जिसको हम वायु तत्व को हम लेते हैं और छोड़ते हैं, तो वायु तत्व हमारे फेफड़ों में है। और आकाश तत्व हमारे वोकल कॉर्ड में, जहां से हमारी आवाज निकलती है। अब ये ध्यान में रखना है, ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो जो समस्याएं आती हैं शरीर में, इन 5 तत्वों के असंतुलन की वजह से आती हैं। और जब योग चिकित्सा हमें करनी हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा तत्व इनका कमजोर है और किस तत्व को प्रभावित करने वाले योगाभ्यास हमें कराने चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति हल्के शरीर वाला है, उसका पृथ्वी तत्व कमजोर है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए पृथ्वी तत्व को बढ़ाने वाले अभ्यास कौन कौन से होंगे? पृथ्वी तत्व को बढ़ाने के लिए आपने घेरन संहिता पढ़ी है, पार्थिवीय धारणा। किसी के अंदर एनीमिया की समस्या है, यानी कि जल तत्व की कमी है, ऐसे में हमें कौन सा अभ्यास करना चाहिए? घेरन संहिता में दिया हुआ जल तत्व की धारणा। और भी अभ्यास हैं और जिनको कि ये हम ए वेरी सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन टॉक। हाँ दीप्ति जी, धन्यवाद।
मैं इसे शेयर भी कर दूंगा और आप चाहें तो इसे अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकती हैं। सभी हमारे मित्रों का इस तरह से गंभीरता से हमारे विचारों को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी बातों को समाप्त कर लूँ, फिर आपके कमेंट्स पर भी चर्चा करूँगा। जो तीसरा हमारा सिद्धांत है वो 5 तत्वों पर आधारित है, पंच तत्व पर आधारित। और इसी से संबंधित हमारा जो आयुर्वेद का सिद्धांत है ना, हमारा शरीर 3 विषयों से मिलकर बना है। क्या? दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। तो 7 तत्व, 7 धातुओं का सिद्धांत या 3 दोषों का सिद्धांत। इसके बाद हम चौथा जो हमारा सिद्धांत है वो है सप्त धातु से संबंधित। और 7 धातुओं पर आधारित हमारा शरीर 7 तत्वों, जैसे ये 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश हैं, उसी तरह से 7 धातु, यही 5 तत्व के डेरिवेटिव्स 7 धातु के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। जैसे 7 धातु कौन कौन से हैं? मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। पहले तो 2 तत्व रस और रक्त। रस और रक्त जल तत्व के रूप में हो गए। मांस पृथ्वी तत्व के रूप में हो गए। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अब ये जो शुक्र है वो एनर्जी है, तो वो अग्नि तत्व के रूप में हो गए। तो जिस तरह से 5 तत्वों का सिद्धांत है, उसी तरह से इन सप्त धातुओं का सिद्धांत है। अगला जो यानी सप्त धातुओं पर बेस्ड जो हमारी योग चिकित्सा की पद्धति है या योग चिकित्सा का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि जब भी हम किसी पेशेंट को डील करें तो उन 7 धातुओं का भी ध्यान रखें। यदि कोई व्यक्ति एनीमिया का पेशेंट है, यानी जल तत्व की कमी है, यानी फिर जल तत्व धारणा। यदि कोई व्यक्ति हाइपर एसिडिटी का पेशेंट है, यानी उसका अग्नि तत्व असंतुलित हो गया है, और उसके लिए फिर हमें हठयोग के अभ्यासों में ढूंढना पड़ेगा कौन सा अभ्यास करना है। जैसे आपको पता भी है कि हम वमन कराते हैं, जिसमें कि जल तत्व को लेकर के और उसको अग्नि को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह से इस सिद्धांत को भी ध्यान में रखना है। अगला जो सिद्धांत है वो है त्रिदोष पर आधारित। आयुर्वेद कहता है हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ 3 दोष हैं, और इन 3 दोष के हमारे शरीर पर स्पष्ट प्रभाव भी हैं। जैसे जब हम बचपन में होते हैं तो वहाँ कफ प्रधान होता है, जब हम जवानी में होते हैं तो पित्त प्रधान होते हैं, और जब हम बुढ़ापे में जाते हैं तो वात प्रधान होते हैं। उस तरह से ये सुबह दोपहर शाम में भी अंतर करता है। जैसे सुबह में कफ प्रभावी होता है, दोपहर में पित्त प्रभावी होता है, और शाम को वात प्रभावी होता है। इनका असंतुलन शरीर में रोग पैदा करता है, इनका संतुलन शरीर को स्वस्थ रखता है। तो अब जब हम पेशेंट्स को डील करने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि कौन सा तत्व असंतुलित है, कौन सा दोष ज्यादा दूषित हो रखा है, कुपित हो रखा है। तो जब भी इन त्रिदोषों में असंतुलन आता है तो उसमें फिर हम षटकर्मों का अभ्यास करते हैं। उसी तरह से हमारे अंदर एक और चीज है, क्या? त्रिगुण भी है। सांख्य कहता है हमारी प्रकृति 3 गुणात्मक है। कौन कौन सा? सात्विक, राजसिक और तामसिक। हर प्रकृति के हर चराचर में ये तीनों ही गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जब छोटा बच्चा होता है तो व्यक्ति सात्विक होता है, जब जवान होता है तो राजसिक होता है, बुढ़ापा आता है तो तामसिक। जब देखते हैं उसमें थकान आ जाती है। तो ये जो चीजें हैं वो भी हमारे जीवन में कभी कभी तमस हमारे शरीर पर कुछ ज्यादा ही हावी हो जाता है। तो सबसे स्वस्थ रहने का जो तरीका है वो है इन तीनों में भी संतुलन लाना। अब जब हम योगाभ्यास का चयन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि व्यक्ति जैसे कफ तत्व से पीड़ित है तो निश्चित रूप से तामसिक होगा।
तो तमस को कम करने वाले अभ्यास बताएंगे। व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, इसका मतलब वो राजसिक है, और उसे रज तत्व को कम करने वाले अभ्यास बताने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये सातों सिद्धांत आपके जहन में आ गए होंगे। पहला है पंचकोश का सिद्धांत, दूसरा षट चक्रों का सिद्धांत, तीसरा पंच महाभूतों का सिद्धांत, चौथा सात धातुओं का सिद्धांत, पांचवा त्रिदोष का सिद्धांत, छठा त्रिगुण का सिद्धांत, और सातवां है आपके कर्म फल का सिद्धांत। अब आप इस बात को ध्यान रखिए कि कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि व्यक्ति किसी ऐसे दुख से, ऐसे रोग से पीड़ित है जिसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही। आपने ऐसे कई पेशेंट देखे होंगे, जी हमने फला हॉस्पिटल दिखा लिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखा लिए, बहुत खर्चा कर डाला, लेकिन रोग का न कारण पता चला और न उसका निवारण हो पाया। फिर जी मैं तो परेशान हूं, और पता पड़ा कि कोई छोटा सा नीम हकीम कोई छोटी सी दवा दे करके उसको ठीक कर देता है। वो क्या था? वो उसका भोग का समय था, जो उसने कोई कर्मफल की वजह से, अपने किसी बुरे कर्म, कृष्ण कर्म की वजह से उस कृष्ण कर्म को काट रहा था। जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा हुआ, फिर वो स्वस्थ हो गया। तो ये जो सातवां सिद्धांत है वो कर्मफल सिद्धांत है। अब आप देखेंगे कि इसको अपने कृष्ण कर्मों को शुक्ल कर्मों से काटा जा सकता है। यदि व्यक्ति ने कोई ऐसा अपने संचित कर्मों में ऐसे दुखों के लिए स्थान बना रखा है, तो हमारे योग थेरेपी के अंतर्गत वो चीजें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि उसके उस बैड कर्माज को, यानी कि उसके कृष्ण कर्मों को कैसे कम किया जाए। उसके लिए प्रायश्चित विधान है, उसके लिए तप है, उसके लिए दान है। ऐसे कई सारे योग के, खास करके हठयोग ग्रंथों में नहीं, बाकी जो उपनिषदों में जिसका कि वर्णन आता है, उन योगा अभ्यासों का भी प्रभाव हमें देखना चाहिए, या कहिए कि उनका भी हमें ट्रीटमेंट के दौरान उपयोग करना चाहिए।